नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं। आज के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है उसमें पहला टॉपिक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसा कि जानते हैं, सशस्त्र बलों द्वारा वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है यानी कि सीडीएस और डिप्टी सीडीएस की नियुक्ति पर विचार करने की बात कही गई। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को जरा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि यह पद कब से सृजन में हुआ, कब से भारत में इसकी शुरुआत की गई। देखिए, सीडीएस का पद जो है ना 2019 में सृजित किया गया था, यानी कि इससे पहले जो है यह पद भारत में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यह एक 4 स्टार जनरल रैंक का पद होता है। 2001 में मंत्रियों का एक समूह ने श्री के सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट के आधार पर सीडीएस पद के सृजन की सिफारिश की थी। यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं कि जो इसकी जो जिम्मेदारियां कार्य हो जाएगा, इस वजह से क्या किया गया कि सारी चीज़ों को एकीकृत कर दिया जाए, चाहे वो आप कह सकते हैं कि आर्मी का काम हो, एयरफोर्स का काम हो, नेवी का हो, यानी कि एक व्यक्ति हो जहां से जानकारी सभी कुछ मिल सके। सीडीएस जो है अब किस मंत्रालय के अंतर्गत होगा, इस बात पर चर्चा किया जाता है। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है गठित एक सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है और इस विभाग के सचिव के रूप में भी यह कार्य करता है। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का क्या होगा, स्थायी सदस्य होगा, यह ध्यान रखिएगा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बात यहां पर की गई है। और रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिकरण परिषद जो होता है, देखिए यहां पर रक्षा अधिकरण परिषद जो होगा ना, दरअसल इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, जो भी डिफेंस मिनिस्टर होंगे। जैसे भी राजनाथ सिंह है तो राजनाथ सिंह करेंगे। लेकिन अब यहां पर फिर सीडीएस का क्या काम है, तो सीडीएस जो है इस परिषद का एक मेंबर होता है। ठीक है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि जो जैसे कि अभी अजीत डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उसकी अध्यक्षता वाली रक्षा योजना समिति का भी वह सदस्य होता है। यहां से सारी फैक्ट हैं जो इस पद के विषय में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी क्या कार्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब मुख्य रूप से यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि वह तीनों सेनाओं के जो सैन्य मामले हैं उस पर रक्षा मंत्रालय के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है और परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी यह कार्य करेगा। ठीक है, सीडीएस किसी भी सैन्य कमान का उपयोग नहीं करता है, यहां तक कि तीनों सेनाओं के अध्यक्षों पर भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा साइबर और अंतरिक्ष से संबंधित जो भी एजेंसी काम करेगा, जैसे कि त्रि एजेंसी सेवाएं हैं, संगठन है, कमांड है, ये सीडीएस के कमांड के ही अधीन यहाँ पर इसे रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, चूंकि ये पद जो है चर्चा में रहता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न पूछा जाएगा ना तो इसके कार्य और जिम्मेदारी को लेकर के ही पूछा जाएगा। अब कारगिल युद्ध को लेकर के चर्चा करते हैं, चूंकि कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, आप जानते हैं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के दृष्टिकोण से रहा है, लगातार ही चर्चा में रहा है। और आप जानते हैं कि इसका 25 वर्ष जो है हाल ही में पूरा हुआ है। कारगिल युद्ध में भारत को विजय की प्राप्ति हुआ था, ऑपरेशन विजय के नाम से आप लोग इसे जानते होंगे। तो इसकी सफलता के 25 वर्ष यहाँ पर पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में यह मिशन जो है महत्वपूर्ण होगा। भारतीय सेना द्वारा क्या किया गया था, दरअसल आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल जो है एलओसी के पास है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं। तो एलओसी के पास एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है कारगिल। कारगिल में पाकिस्तानी सैनिक और जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तानी सैनिक के मदद से घुसपैठ कर गए, उसको जवाब यहां पर भारतीय सैनिक के द्वारा दिया गया। इसके लिए कुछ ऑपरेशन वगैरह चलाए गए थे। कारगिल युद्ध के दौरान देखेंगे तो भारतीय वायुसेना ने ऊंची पहाड़ियों पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले के लिए कौन सा चलाया, ऑपरेशन सफेद सागर। ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑपरेशन जो हुआ वो आपसे पूछा जा सकता है, खास करके आजकल जो युग्म दिया जाता है, इधर दे देगा ऑपरेशन के नाम, जैसे कि ऑपरेशन सफेद सागर दे देगा, है ना, ऑपरेशन तलवार दिया जा सकता है। तो ये सारे ऑपरेशन दिया जा सकता है, ऑपरेशन विजय, और फिर बताया जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या था। जैसे कि ऑपरेशन सफेद सागर होगा तो उद्देश्य है ना कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के द्वारा ऊंची पहाड़ियों पर तैनात जो पाकिस्तानी सैनिक रहे उस पे हमला ऊपर से करना था। क्योंकि कारगिल हिल आप जानते हैं यह बहुत ऊंचाई पे था, तो यहां पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो नीचे पर नजर रखना आसान था, इसलिए ऊपर से ही यहां पर अटैक इस पर करना की एक योजना बनाई गई, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर कहा गया। ठीक है, अब भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन तलवार, ताकि इधर से मदद ना मिले अरब सागर से। ठीक है, युद्ध के जो प्रमुख स्थान थे टेलोलिंग, टाइगर हिल, जो मुख्य रूप से टाइगर हिल काफी चर्चा में रहा, बटालिक, द्रास, मशहोक घाटी, द्रास भी काफी चर्चा में रहा, और काकसर,
चोरबतला, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट देकर के। कारगिल विजय दिवस पर हर साल जो है 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और कारगिल युद्ध के बाद यहाँ पर देखेंगे, ये एक स्टेटमेंट अगर पूछ दे कि कारगिल युद्ध के बाद क्या क्या स्थिति हुआ, तो भारत सरकार ने जुलाई 1999 में क्या किया, कारगिल समीक्षा समिति यानी कि KRC का एक गठन किया था। और रणनीतिक मामलों के एक प्रसिद्ध विश्लेषक हैं के सुब्रमण्यम, उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इतनी बातें हो सकता है आपसे फैक्चुअल यहाँ पर पूछा जाए। अब अंतरिक्ष का सशक्तिकरण, ये क्या हो गया, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस की बात की गई। अब जैसे आज के समय में कहते हैं ना कि भाई काइनेटिक वॉर नहीं होगा, नॉन काइनेटिक वार होगा। काइनेटिक वार कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई हथियार लेकर के बॉर्डर में घुस गए, जैसे कि अभी रसिया और यूक्रेन में हो रहा है, हमास और इजराइल में हो रहा है ना, तो ये चीजें हुआ काइनेटिक वॉर। लेकिन नॉन काइनेटिक वार हुआ कि धरातल पे आपको नहीं दिखेगा, आपको स्पेस वॉर दिखेगा, है ना, सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम किया जाएगा। ये सब चीजें हो सकता है आज के जो वार की स्थिति है। अब ये चर्चा में क्यों रह गया, अभी इसको समझना है। और कहा जा रहा है कि स्पेस में क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर वेपन्स भेजे जा रहे हैं, और स्पेस में भी अब सशस्त्रीकरण शुरू हो गया है। रूस ने बाह्य अंतरिक्ष को हथियार मुक्त रखने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में पेश किए गए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यानी कि समझौता संकल्प जो है उसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया। अब जानते हैं ये जो 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, तो रूस ने इसके खिलाफ में जाकर के किया। तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही चौंकाने वाला रहा कि क्या रूस चाहता है कि बाह्य अंतरिक्ष को हथियार से संपन्न किया जाए। तो ये इसलिए चर्चा में रह गया। और ये रेजोल्यूशन चूंकि आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने संयुक्त रूप से इसे प्रस्तावित किया गया था, तो इसके बाद यह चर्चा चला, रूस पर यह आरोप भी लगना शुरू हो गया। UNSC का हालिया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो संकल्प रहा वो क्या रहा, इसको लेकर के देखिए वीटो किए गए संकल्पों में यह पुष्टि की गई कि 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि का अनुमोदन करने वाले देशों को कुछ शर्तों को पालन करना है। क्या क्या शर्त है, देखिए, इन देशों को अपने इस दायित्व का अनुपालन करना होगा कि वे व्यापक विनाश के हथियारों से युक्त किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में स्थापित नहीं करेंगे, जिसका रूस ने विरोध कर दिया। रूस के अनुसार उसने इस संकल्प को इसीलिए वीटो किया क्योंकि यह केवल व्यापक विनाश के हथियार विशेषकर परमाणु हथियारों पर केंद्रित है। अब रूस ने अपना इसको लेकर के तर्क दिया कि आपने कहा कि भाई व्यापक स्तर पर विनाश की बात नहीं करेगा, तो परमाणु हथियार की बात किया, उसी से हो सकता है, बड़े मास लेवल पर विनाश किया जा सकता है। तो ये तो आप फिर इस रेजोल्यूशन में बात नहीं कह रहे हैं कि निकटवर्ती कक्षा में ऑर्बिट में उसको स्थापित नहीं किया जाएगा, इसीलिए मैंने इस पे वीटो किया। हालांकि निश्चित तौर पर यह तर्क जो है बहुत अच्छा नहीं है ना, तो यहां इसको बहुत बेहतर नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें अन्य हथियारों को अंतरिक्ष में तैनात करने संबंधी प्रावधान जो है वह नहीं किया गया था, इसका यह कहना था। तो इस वजह से बातें की गई, लेकिन संतुष्टदायक नहीं है। अंतरिक्ष में शांति के लिए जो महत्वपूर्ण वैश्विक पहले हुए हैं, 1959 में हुआ था कोपुअस बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग पर एक समिति, ठीक है। इसके अलावा 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि, यह महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा। बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों या व्यापक विनाश के किसी अन्य हथियार को तैनात करने पर रोक, जिसको लेकर के रूस ने अभी तर्क दिया। फिर 1968 में एक हुआ बचाव समझौता। बचाव समझौता क्या था, अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, सुरक्षित वापसी, बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट्स की सुरक्षित वापसी पर समझौता, ये विभिन्न देशों ने किया, है ना। तो यहां पर इन सब चीजों को लेकर के आपको थोड़ा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1972 का जो अंतरिक्ष दायित्व अभिसरण था, उसमें स्पेस ऑब्जेक्ट का प्रक्षेपण करने वाला देश अपने स्पेस ऑब्जेक्ट से होने वाली क्षति के लिए भी उत्तरदायित्व होगा। और 1975 में प्रक्षेपण पंजीकरण अभिसमय जो हुआ, उसमें संयुक्त राष्ट्र में स्पेस ऑब्जेक्ट का अनिवार्य पंजीकरण कराना आवश्यक हुआ। और 1980 में क्या हुआ, मून एग्रीमेंट किया गया, यानी कि जाहिर सी बात है चंद्रमा को लेकर के बातें किया गया, यानी कि चंद्रमा पर सैन्य अड्डा, प्रतिष्ठानों की स्थापना और किलेबंदी, इसके अलावा चंद्रमा पर किसी भी प्रकार के हथियार के प्रक्षेपण पर रोक लगा दिया गया है ना। अभी तक इसके लेकर के अभी पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल जो है मून एग्रीमेंट 1980 में मतलब ये चीज हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रासायनिक हथियारों का विनियमन। अब देखिए ये जो है ना, यानी कि रेगुलेशन ऑफ केमिकल वेपन्स की बात की जा रही है, ये फिर से रूस पर आरोप लगा। अमेरिका ने रूस पे आरोप लगाया कि यूक्रेन के क्लोरो
क्लोरोपिक्रीन में नामक एक रासायनिक एजेंट है, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया, यूक्रेन के खिलाफ ये किया गया, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर ये चर्चा में आया, क्लोरोपिक्रीन व्यापक उपयोग करने वाला क्या है, एक रसायन है, और किस तरह का रसायन है, फ्यूमिगंट रसायन है, ठीक है। इसका उपयोग क्या क्या होता है, रोगाणुरोधी, कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशक, मेनेटिसाइड और युद्ध में हथियार के रूप में फिर ये किया जा सकता है। यहां पर एक ध्यान देना है, एक प्रोटोकॉल की चर्चा की जाएगी, वह है जिनेवा प्रोटोकॉल 1925। अब इसमें क्या हुआ था, यह युद्ध क्षेत्र में रसायन और जैविक हथियार के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात करता है। कौन करता है, जिनेवा प्रोटोकॉल 1925। ये महत्वपूर्ण है, ये आपसे हो सकता है कि पूछा जाए। देखिए, रासायनिक हथियार अभिशमन यानी कि CWC एक जो कह सकते हैं कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो रासायनिक हथियारों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात करती है। यानी कि हमें अब ज्यादा इस पर जोर देना है कि रासायनिक हथियार अभिशमन जो है वह क्या है, CWC। देखिए, CWC को 1992 में अपनाया गया तथा 1997 में लागू किया गया था। उद्देश्य इसका क्या रखा था कि रासायनिक हथियार को खत्म करना है और भविष्य में ऐसे हथियार का इस्तेमाल ना हो पाए, इससे रोक लगाना है। रासायनिक हथियारों उसके पूर्ववर्तियों के विकास में उसका विकास नहीं किया जाएगा, उसका उत्पादन नहीं किया जाएगा, उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, उसके उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यह आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं, वह संख्या है 193 देश, 193 देश हैं जो इसके मेंबर हैं, जो आप कह सकते हैं कि सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित हथियार नियंत्रण संधियों में से इसे एक बनाता है। और इसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे बहुत तरह के हथियारों पर रोक है। प्रमुख प्रावधान क्या है, रासायनिक हथियारों का विनाश करना, है ना। क्योंकि यह माना जाता है कि यदि युद्ध हो रहा है और उसमें रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाए तो बड़े स्तर पर मानव जो समाज है उसको क्षति हो सकता है। तो सदस्य देशों के सभी रासायनिक हथियारों के भंडार को एक कहा गया कि एक टाइम लाइन आप डिसाइड कीजिए, विशिष्ट समय सीमा डिसाइड कीजिए और सभी को नष्ट कर दीजिए। सत्यापन की बात की गई कि CWC में अनुपालन समझौते करने के लिए विस्तृत सत्यापन उपाय शामिल है। इसमें रासायनिक हथियारों के भंडारण प्रतिष्ठानों और अनुसंधान कार्यक्रम की भी निरीक्षण किया जाएगा। सैन्य उपयोग प्रतिबंध की जब बात की गई, कहा गया कि यह अभिशमन जो है हथियार के रूप में सैन्य उद्देश्यों के लिए रासायनिक जो सामग्री का उपयोग हो सकता है उस पर भी प्रतिबंध करने का काम करता है, उस पर भी रोक लगाने की बात करता है। इसके अलावा जो है गैर हस्ताक्षर करता का है केवल 4 देश यानी कि इजराइल, मिस्र, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान जो है ये इसके पक्षधार नहीं है, यानी कि ये इसमें मेंबर नहीं है। क्रियान्वयन जो है सदस्य देशों को ऐसे राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों को अपनाने की आवश्यकता होती है जो CWC के प्रावधानों के अनुरूप हो। भारत CWC का हस्ताक्षरकर्ता और पक्षकार देश रहा है, यह इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया के स्टैंड को लेकर के बातें की जा सकती है। देखिए, भारत ने रासायनिक हथियार अभिशमन अधिनियम 2000 भी पारित किया है, तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूंकि लगातार चर्चा में रहा है, खास करके पाकिस्तान की वजह से। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको क्या कहते हैं, FATF। देखिए, तो ये चर्चा में रहा है, इसके वजह अभी जो वजह है, सिंगापुर में आयोजित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की बैठक में भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि MER को स्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को जो फंडिंग किया जाता है उससे निपटने के लिए जो उपाय किए गए हैं उस उपायों का आकलन किया गया है। अब MER यानी कि यहां पर जो बात किया गया पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, जरा इसके विषय में समझते हैं। म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट MER, ठीक है। उद्देश्य क्या है, वित्तीय प्रणालियों और व्यापक अर्थव्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण तथा परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों के प्रसार हेतु वित्त पोषण के खतरों से बचाना है। FATF सदस्यों द्वारा पीयर रिव्यू यहां पर होगा। भारत का पहला म्यूचुअल इवैल्यूएशन जो है 2010 में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला म्यूचुअल इवैल्यूएशन कब हुआ था या रिपोर्ट कब आया था, तो वह 2010 में भारत का किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं, कानूनी फ्रेमवर्क की अगर बात यहां पर करेंगे, कई अधिनियम लाए गए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA एक्ट आप जानते हैं 2002 में आया। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA 1967 में आ गया था। संस्थागत के रूप में देखेंगे तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। और ED की बात जानते हैं, इसकी स्थापना जो है 1956 में किया गया था। आजकल ED बहुत चर्चा में रह रहा है, तो ध्यान रखना है।
पारस्परिक कानूनी सहायता संधि यानी कि MLAT पोर्टल को 2022 में लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। तो कुछ फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जा सकता है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF के विषय में। उत्पत्ति जो है 1989 से हुआ है, 1989 है। सदस्य जो है 40 सदस्य है, भारत सहित 38 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन जो कि खाड़ी सहयोग परिषद और यूरोपीय आयोग भी है। भारत 2010 में FATF में शामिल हुआ था। रूस जो है फरवरी 2023 में इससे निलंबित कर दिया गया। ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए जरूरी है, इसको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट FATF ही है, इसको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? धन शोधन की बात की गई, मनी लॉन्ड्रिंग की जो चर्चा मैंने किया था उसके लिए, आतंकवाद का जो वित्त पोषण हो रहा है उसको कैसे रोकथाम किया जाए, सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं उसका प्रचार हो रहा है, उसके लिए वित्त पोषण की जो बात है उसको कैसे वित्तीय प्रणाली को खत्म किया जाए, ये सारी चीजें। कार्य क्या है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। समाज के सबसे आखिरी पंक्ति पर जो भी व्यक्ति हैं, वंचित समुदाय में भी हैं, वहां पर अगर वित्तीय समावेशन नहीं हुआ है तो उसको भी बैंकिंग सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए, फाइनेंशियल एक्सक्लूशन के निपटने पर ध्यान केंद्रित करना। और ये सारी परियोजनाएं जो बहुत सारे अवांछित परियोजनाएं वगैरह हैं या वांछित परियोजनाएं हैं, उन सब को किस तरह से कार्य करना है, इन सब चीजों को लेकर के इसका उद्देश्य और कार्य बताया जाता है। आगे यहां पर देखेंगे तो कुछ ऐसे देश हैं जो उच्च जोखिम वाले देश हैं, यानी कि वहां पर कहा जाता है कि वित्तीय धोखाधड़ी हो रहा है, जिसमें 2 लिस्ट बना दिया गया, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। आप जानते होंगे पाकिस्तान को लेकर के लगातार चर्चा में आ गया, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया है, ब्लैक लिस्ट हो सकता है, तो ये सब चीजें हैं। तो उच्च जोखिम वाले देश जो है जहां कार्रवाई की आवश्यकता होती है वो ब्लैक लिस्ट में जाता है, और ग्रे लिस्ट जो है रणनीतिक तौर पर विफल होने वाले देशों की निगरानी फिर बढ़ा दी जाती है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, वह पेरिस में है, फ्रांस में है। तो यहां से आपको प्रश्न बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लास्ट वाला है, इसको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।